हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू अपडेटेड 2023 टीवीएस रेडर 125 विद इट्स वेरिएंट ऑफ कॉम्पिटिटर। इट इज आल्सो 2023 अपडेटेड बजाज पल्सर 125 A5 मॉडल। जी हाँ दोस्तों, और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ दोनों की ही राइड कंपैरिजन शेयर करूंगा। कौन मतलब एक्सेलरेशन में कैसी है, ब्रेकिंग में कैसी है या फिर हैंडलिंग में कैसी, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही आप लोगों को वीडियो के अंत तक ये भी पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड स्टार ऑटोमोबाइल कालना फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या कालना में रहते हैं, कोई भी आप बजाज या टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल शोरूम्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जैसे मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहता हूं, राइड पर जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ दोनों ही बाइक की एक शॉर्ट वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि यहाँ पर आप लोगों को मिल क्या रही है। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी ज्यादा आपको नेकेड लुक में मिल रही है, और यहाँ पर ही आप लोगों को बजाज की जो लेजेंडरी लुक आप लोगों को मिलती थी वही आप लोगों को अभी भी 125 सीसी में भी देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप है, और यहाँ पर पूरी तरीके से एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है टीवीएस में, या फिर आप कह सकते हैं रेडर 125 में विद एलईडी डीआरएल। फ्रंट सेक्शन अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों के पास ही 80/100 सेक्शन के टायर है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और सस्पेंशन अगर आप देखते हैं, दोनों के पास यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक है। दोनों के पास ही मतलब टीवीएस के पास एसबीटी है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पर बजाज में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। दोनों का मतलब करीबन सेम होता है। जब भी आप रेयर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक भी कायदे से अप्लाई होती है, ताकि ब्रेकिंग को और तगड़ी बनाया जा सके। दोनों के पास ही ये एबिलिटी है। यहाँ पर दोनों के पास ही 240 mm की डिस्क ब्रेक है। बाकी हाँ, रेडर के पास यहाँ पर पेडल डिस्क है, जो हीट डिसिपेशन में ब्रेकिंग के टाइम पे हेल्प करती है। तो क्या इसकी वजह से कोई परफॉर्मेंस में यहाँ पर डिफरेंस आती है, आगे हम लोग बिल्कुल चलते हुए देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पर दोनों के पास ये जो मतलब कैलिपर वो तो है ही। इंजन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर रेडर में आप लोगों को 124.8 सीसी SOHC 3 वाल्व एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर पावर फिगर्स के बारे में बताऊँ तो 11.3 PS की मैक्स पावर और 11.2 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को टीवीएस इंटेलिक गो सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जो ट्रैफिक के दौरान आप लोगों को माइलेज सेविंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पर पल्सर में तो नहीं है, लेकिन हाँ इंजन यहाँ पर चेंज है। DTSI कंपनी ने यहाँ पर अभी हटा दिया है। यहाँ पर देखिए अभी तक वेबसाइट में भी लिस्टेड नहीं है, लेकिन पुरानी जो इंजन आया करती थी, मैं आपको बता दूं यहाँ पर अब सिर्फ एक ही स्पार्क प्लग दिख पा रहा है। राइट साइड में आपको स्पार्क प्लग अभी नहीं दिख रही है। तो पुरानी जो इंजन आया करती थी वही मैं आप लोग को बता दूं 124.4 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन अभी आपको मिले, लेकिन पहले आप लोग को एक कार्बोरेटर वाली इंजन मिला करती थी, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाली। हाँ, पावर फिगर्स अगर आप देख रहे हैं तो 11.3 वहाँ पर थी, 11 यहाँ पर 8 यहाँ पर है, और यहाँ पर आप लोग को 10.8 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो पावर वहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा, और टॉर्क यहाँ पर कम, टॉर्क वहाँ पर ज़्यादा देखने में मिल रही है। तो क्या डिफरेंस बनाती है एक्चुअल चलाते टाइम, ये मैं आप लोग को बिल्कुल बताने वाला हूँ। रियर सेक्शन देख लेते हैं। बाकी मैं कह दूँ यहाँ पर आप लोगों को क्लोज चेन सिस्टम मिलती है, रेडर में आप लोगों को यहाँ पर ओपन चेन सिस्टम मिलती है। दोनों के पास ही यहाँ पर मतलब कह सकता है कि मेन स्टैंड है, दोनों के पास ही साइड स्टैंड है, और दोनों के पास ही साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाती है। रेयर सेक्शन में भी कह सकते हैं कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों के पास ही 100/90 सेक्शन के टायर है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील और 130 mm की ड्रम ब्रेक भी आप लोग को दोनों में ही देखने को मिलती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप लोग को ये डुअल शॉक देखने को मिलते हैं एंडोरेंस की तरफ से, लेकिन जब आप रेडर में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोनोशॉक है वो यहाँ पर देखने में मिल जाती है। सीट हाइट भी दोनों की करीबन 780 से 790 mm तक की देखने को मिलती है। कुशनिंग कंफर्टेबिलिटी कैसी है आगे राइड करते टाइम हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर 10 लीटर का टैंक, यहाँ पर 15 लीटर का टैंक, और करीबन 55 तक की माइलेज आप दोनों ही बाइक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं तो रेडर के पास 180 और यहाँ पर पल्सर में आप लोग को 165 की देखने को मिल जाती है। और अगर वेट बताऊं तो रेडर के पास 123 किलोग्राम और पल्सर के पास 142 किलोग्राम की है। पावर और इको मोड देखने को मिल जाता है परफॉर्मेंस और माइलेज को एक साथ पाने के लिए, लेकिन ऐसा कोई मोड वगैरह पल्सर में आपको देखने में नहीं मिलती है। हैंडल बार यहाँ पर बेसिक सा है। यहाँ पर अगर मैं कंसोल दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग को पूरी तरीके से जो मतलब डिजिटल मीटर कंसोल है, स्पीडो, हुडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर देखने को यहाँ मिल रहे हैं, जो पल्सर में नहीं है। साथ ही आप लोगों को ये जो मतलब फ्यूल गेज सेंसर है, स्पीडो, हुडो, टैको तो देखने को मिल ही रही है। ट्रिप वगैरह, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टेम्पटी, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स,
हॉर्न यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन डिसेंट है। मैंने आपको बता दिया है कि मोड का बटन है लेकिन की स्विच का बटन नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों को चार्जिंग का भी पॉइंट मिलता है लेकिन पल्सर में आप लोगों को ऐसा कुछ देखने में नहीं मिलता है। दोनों के पास ही E20 अपडेट है, फ्लेक्सिबल से चलने के लिए दोनों ही रेडी है। यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों को एक क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है और बजाज की जो सिग्नेचर स्टेप है वो आप लोग को अभी भी यहाँ पर बरकरार मिल रही है। जैसे पहले आप लोगों को 150 का 220F में मीटर कंसोल मिला करती थी, वही मीटर कंसोल अभी भी देखने को मिल रही है, जिसमें आप लोगों को ये आप कह सकते हैं कि जो सर्विस इंडिकेटर है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस 20 वगैरह यहाँ पर भी आपको देखने में मिल जाती है। और चलिए दोस्तों, अब दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को बारी बारी से सुना दूँ, देन हम लोग इसकी राइड पर चलते हैं। और चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो पल्सर है इसी को उठाते हैं, क्योंकि भले ही इसमें पावर ज़्यादा हो 0.5 PS तक की, लेकिन इसकी जो वेट है वो भी ज़्यादा है। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये मैंने फर्स्ट गियर पर इसको डाल दिया है और जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ, ये फर्स्ट गियर, ये मैंने सेकेंड गियर में इसको डाल दिया है। थर्ड गियर में चेक करते हैं, नहीं, थर्ड गियर से ना थोड़ी ये लीनियर बन जाती है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट सेकंड गियर तक भी आपको ये काफ़ी अच्छा पुल निकाल कर दे रही है। और इनिशियल इंप्रेशन क्या जानते हैं, जब मैं इस पर बैठ रहा हूँ ना, तो आई डोंट नो, बिकॉज मेरे पास 150 ट्विंडीज भी है, तो उसकी जो राइडिंग पॉस्चर है वो थोड़ी अलग है। और ये जो नई वाली चीज़ मतलब यहाँ पर अपडेट के बाद आई है, इसमें थोड़ी सी अलग लग रही है। यहाँ पर आप हल्की सी गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं और जब आप सीट पर बैठ रहे हैं वो भी थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे आपको महसूस हो रही है, थोड़ी सी वो दब रही है। और ऐसा लग रहा है ना, मतलब जैसे ये फुट पेग है वो पहले ज़्यादा रियर फिटेड हुआ करती थी, अभी उतनी ज़्यादा रियर फिटेड नहीं है। और हाथ भी अगर आप देख रहे हैं क्लिप ऑन हैंडल होने के बावजूद भी आप थोड़े से ऊपर इसको महसूस कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन है और एक्सेलरेशन भी और टॉर्क भी आपको सही मिल रही है। इनिशियल रिस्पांस पर अगर आप देख रहे हैं तो ओवरऑल एक अच्छा आपको मतलब गाड़ी उठाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, इनिशियल रिस्पांस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक इनिशियल सेंस था जो इस गाड़ी में मुझे अभी देखने को मिली है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब अगर मैं बताऊँ अबाउट द पिलियन कंफर्ट, तो हाँ, दोनों के पास ही बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह भी है और पीछे पकड़ के बैठने के लिए पिलियन के लिए ग्रैब हैंडल भी है, तो पिलियन को भी यहाँ पर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंजन स्पेसिफिक चीज़ें बताऊँ, तो ये जो आप क्लच देख रहे हैं, हाँ, ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि हार्डर साइड पे है, लेकिन विद द टाइम जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये हल्की हो सकती है। ठीक है, हाँ, ये हो भी जाएगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर गियर देख रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, पहले जब इसकी BS6 वाली मॉडल थी, जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आती थी, जब DTSI वाली मॉडल थी ना, तब थोड़ी सी ना मतलब वो टक सा साउंड ज़्यादा करता था। जब आप अपशिफ्ट कर रहे हैं, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी एफर्ट लगाना पड़ता था। अभी अब मान के चलिए आप थर्ड गियर पर हैं और आप 30 के स्पीड पर, मतलब 40 से 50 के स्पीड पर चला रहे हैं, तो जब आप गियर अपशिफ्ट कर रहे हैं ना, तो आराम से हो जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस कर रही है, लेकिन गियर अपने आप शिफ्ट हो जा रही है। मतलब लिटरली कह रहा हूँ, हल्का सा प्रेस कर रहे हैं और गियर शिफ्ट हो जा रही है। इतनी ज़्यादा स्मूथ अभी गियर बॉक्स बन चुकी है। तो ये मैंने गियर बॉक्स के बारे में आप लोगों से शेयर कर दिया है। और चलिए, जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को एक्सेलरेशन टेस्ट करके बताता हूँ, एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट गियर पर मैंने इसको डाल दिया है 3 हॉर्न के साथ। ये आप लोगों ने 60 तक देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 100। स्टेबिलिटी का नो इशू, वाइब्रेशन भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। और ये इसने 100 भी क्रॉस कर लिया है। जैसे मैं भी कह रहा था, स्टेबिलिटी का वैसे आपको कोई इशू फील नहीं हो रही है। वाइब्रेशन भी आपको एटलीस्ट 100 तक तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, जूते ग्लव्स पहने होंगे तो आपको बहुत कम महसूस होगी, हल्का फुल्का शायद आपको फुटपिक्स पर महसूस हो सकती है। और जहाँ तक बात है कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड का, तो वही अराउंड 70 तक में रखिए आप लोगों को। क्योंकि देखिए, अगर आप टॉप स्पीड पर जा रहे हैं तो माइलेज घटती है, तो वहाँ पर आपको करीबन 45 किलोमीटर तक की माइलेज भी मिल जाएगी। ठीक, और साथ ही आप लोगों को एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस भी बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों, अब इसकी जो ब्रेक टेस्ट है वो भी करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग इसको, क्योंकि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, तो पहले हम लोग फ्रंट को अप्लाई करेंगे, देन रेयर को अप्लाई करेंगे, देन दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे। ये चलिए, एंड नाउ ब्रेक अप्लाइड। ये आप लोगों ने देखा है दोस्तों, ओहो, गाड़ी ही बंद हो गई है, क्या बात है। ये मैं कह सकता हूँ कि ब्रेकिंग यहाँ पर आपको जो रिस्पांस मिल रही है, जो बाइट या फीडबैक आपको काफ़ी बेहतरीन मिल रही है। लेकिन एक बात है ना, आपको यहाँ पर जो ब्रेक लीवर है वो थोड़ा ज़्यादा पुल करने की मतलब आपको ज़रूरत पड़ रही है। बाकी रिस्पांस सही है, 240 mm के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं ब्रेक डिस्क में, तो रिस्पांस अच्छी मिले, लेकिन ये और बेहतर हो सकती थी। बाकी हाँ, सही है, ठीक ठाक आपको देखने में मिल जाती है। और अगर आप रियर ब्रेक देख रहे हैं, चलिए इसको भी हम लोग सेम एट द स्पीड ऑफ 50 ही अप्लाई करेंगे। चलिए, ब्रेक अप्लाइड।
ये देखिए, ये ना मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की है, लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस किया है, लेकिन फिर भी ये फिसली नहीं है। रियर ब्रेक के साथ साथ फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हुई है, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी अच्छी बनी है। और चलिए अब पहले 50 पे ले चलते हैं, देन रियर ब्रेक को, देन फ्रंट ब्रेक अप्लाई करेंगे। ये रियर ब्रेक एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए गाड़ी रुक चुकी है। बाकी मैं तो ये है आपको मतलब करीबन हर एक वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप ब्रेकिंग अप्लाई कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हल्का सा फ्रंट मतलब रियर ब्रेक अप्लाई कीजिए, देन फ्रंट ब्रेक को, तो अच्छी आपको ब्रेकिंग रिस्पॉन्स देखने में मिलेगी। देखिए गाड़ी फिसलने को फिसलेगी, लेकिन ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है ना, इसमें ना फिसलने का जो डर है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है अगर आपकी गाड़ी में ABS नहीं भी है तो। बाकी मैं ओवरऑल कह सकता हूँ ब्रेकिंग सही है, लेकिन 240 mm के हिसाब से देख रहे हैं तो। और दोस्तों अब इस बाइक की जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है ये भी देख लीजिए। शॉर्ट टर्निंग रेडियस भी मैंने आपको बता दिया है। 100 mm की सेक्शन की आपको टायर पीछे में दिख रही है, 80 के सामने है, और सस्पेंशन में से फीडबैक भी काफ़ी तगड़ी है। तो कह सकते हैं कि इन शॉर्ट यहाँ पर जो कॉर्नरिंग एबिलिटी उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रही है। लेकिन हाँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड पर इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। अब अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में स्पेसिफिक बताऊँ तो अभी मैंने कहा है कॉर्नरिंग में मज़ा आ रहा है। इसमें ना मैं एक चीज़ फॉलो कर रहा था, जब देखिए मैंने अभी इसको करीबन मतलब 12-13 किलोमीटर चला लिया है। जब तक मैं इसको इस रास्ते में ला रहा था ना, काफ़ी मतलब इससे भी ज़्यादा गड्ढे वाले रास्तों से मैं गुजर रहा था। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, मतलब ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढों से भी गुजर रहा हूँ ना, मतलब ऐसा नहीं कि 10 इंच गड्ढा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गड्ढे से भी जब मैं गुजर रहा हूँ ना, सस्पेंशन इतना ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर रही है ना, मतलब मज़ा ही आ गया चलाने में। मतलब मैं जनरली जब मैं यहाँ पर कृष्णनगर में होता हूँ तो मैं बेसिकली R15 चलाता हूँ, तो मतलब छोटी भी अगर गड्ढी होती है ना तो वो मतलब आपको समझाती है R15। लेकिन जब मैं ये चला रहा हूँ ना तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप गड्ढे में से चला रहे हैं। और साथ ही अभी मैंने आपको कॉर्नरिंग भी करके बताया है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ समझ में नहीं आ रही, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आपको देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं हाँ, हल्की फुल्की अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, टॉप स्पीड पर भी अगर आप जा रहे हैं, मैंने अभी आपको एक्सेलरेशन में बताया था, स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो टॉप स्पीड पर जा रहे हैं, कॉर्नरिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आप गड्ढों से भी गुजर रहे हैं, तो इन ईच एंड एवरी सिचुएशन ना ये जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकल कर देती है। हाँ, स्टिफनेस क्या है, मैं कहना चाहूँगा कि चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो मतलब रियर हो, आप लोगों को ना ये थोड़ी सी स्टिफर साइड मतलब मिड साइड पे देखने को मिलेगी, स्टिफर ये नहीं है। तो ये सस्पेंशन के बारे में बात हो चुकी है। अब अगर मैं आप लोगों को स्पेसिफिक यहाँ पर बताऊँ अबाउट हैंडलिंग, तो ये देखिए, ये 142 किलोग्राम की वेट है, लेकिन जब मैं ये कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा वो स्टिफनेस सामने में से समझ में नहीं आ रही है, वो होली भी नीचे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को USD वगैरह नहीं मिल रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वेट यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। 142 किलोग्राम चला रहे हैं आपको। देखिए मैंने आपको अभी कहा था कि मतलब एक्सेलरेशन टेस्ट के टाइम पे स्टेबिलिटी भी आपको उतनी अच्छी मिल रही है, लेकिन वेट भी जो है ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है चलाते वक्त। तो ये बहुत बेहतरीन बन जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए 125 सीसी की गाड़ी है और इसको कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मतलब एवरीडे राइड्स में भी यूज़ करने वाले हैं, तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मतलब कॉर्नरिंग वगैरह लेना है, टर्न्स वगैरह लेना है शहरों में चलते वक्त, तो बहुत हार्ड हो जाता है अगर वेट समझ में आती है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। बाकी ओवरऑल कंफर्ट तो बाइक में सही है, और अभी पैर भी थोड़ी सी आगे करके बैठ रहे हैं, तो ओवरऑल एक क्रूजिंग पोजीशन में आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। स्पीडो, ओडो, टैको आपको सब देखने को मिल रहा है। बस एक चीज़ की कमी है जो आपको रेटर में देखने को मिलती है, वो इसकी गियर पोजीशन सेंसर। उसके अलावा अगर आप मिरर देख रहे हैं तो मिरर भी, रियर व्यू मिरर काफ़ी मतलब रियर व्यू काफ़ी अच्छा निकाल कर दे रही है। ओवरऑल बहुत अच्छा आपको एक कंफर्टेबल यहाँ पर राइड देखने को मिल रही है। और चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं विथ रेडर एंड देन देखते हैं कि कितना अच्छा मतलब रेडर आपको परफॉर्मेंस निकाल कर देती है। और चलिए दोस्तों अब राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं विथ 2023 या फिर आप कह सकते हैं अपडेटेड TVS रेडर 125 फर्स्ट गियर पर मैंने डाल दिया है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मिरर अभी नहीं लगी है। जैसे ही लॉट से उतरी है व्हील 2 वाली मॉडल है, तो मैं इसको यहाँ पर रिव्यू करने के लिए लेके आ गया हूँ। बाकी प्लीज़ उसके लिए मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। और इनिशियल इंप्रेशन ये देखिए, पहले फर्स्ट गियर पर डालता है, ये देखिए ये जो आपको मिल रही है ना, और सेकेंड गियर में ओह माय गॉड, थर्ड गियर में। अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, भले ही आप लोगों को पल्सर में 0.5 PS की पावर ज़्यादा देखने को मिल रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो वेट है ना वो भी ज़्यादा मिलती है 142 और यहाँ पर 123, तो ये जो 19 किलोग्राम की जो डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन में आपको जो बेहतरी है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझ में आ रही है। बाकी एक चीज़ मैं यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन टेस्ट करूँगा, देन आपको बताऊँगा कि मिड रेंज में, टॉप एंड में और इनिशियल में आपको कौन सी गाड़ी में कौन सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनिशियल रिस्पॉन्स मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी वेट के साथ भी अगर आप कैरी करके भी अगर आप इस गाड़ी को उठाना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर राइडर पोजीशन के बारे में बताऊँ तो आप हल्का सा सामने की तरफ झुकते हैं, और यहाँ पर बैठने में क्या हो रहा है ना कि
पल्सर में आप थोड़ा हल्का सा अंदर की तरफ थे, लेकिन यहाँ पर आप गाड़ी पर बैठे हैं। और एक चीज़ है, जब मतलब गाड़ी की जो हैंडल है उससे आपकी जो डिस्टेंस है पल्सर और इससे अगर आप मापते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सामने देखने को मिल जाएगी, तो ये थोड़ी सी विजिबल डिफरेंस देखने को मिल रही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि पिलियन के लिए क्या है, मतलब चाहे वो राइडर हो पिलियन हो, बैठने के लिए जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिलियन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी दी गई है। और साथ ही मैं ये भी बता दूँ कि अगर आप सीट को कंपेयर करते हैं विद पल्सर 125 तो पल्सर में क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा सॉफ्टर नहीं है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल दोनों ही है। बाकी ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी आपको वो मतलब जो फील है वो दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको हल्का सा ज़्यादा झुकने की ज़रूरत पड़ रही है व्हेन कंपेयर टू पल्सर 125। तो ये मैंने आप लोगों को जो राइडर पोजीशन था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब थोड़ी सी इंजन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्लच एक्शन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो येस इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड व्हेन कंपेयर टू 125 बजाज पल्सर, लेकिन हाँ ये भी मिड साइड पर ही है, लेकिन पल्सर 125 से कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी आपको लाइट लगेगी देखने में, मतलब इसको फील करने में। और अगर आप यहाँ पर गियर देख रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी अगर आप देख रहे हैं तो पल्सर में एक चीज़ आपको मतलब वहाँ पर हील एंड टो शिफ्ट दोनों साथ में मिल रही है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। बाकी हाँ वो थोड़ी सी वो ज़्यादा कंफर्ट में ऐड करती है, जो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। बाकी पल्सर में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप लोगों को मतलब क्लच मतलब गियर शिफ्टिंग देखने को मिल रही थी, चाहे वो अप शिफ्ट हो चाहे डाउन शिफ्ट हो, लेकिन यहाँ पर भी स्मूथ, यहाँ पर भी इक्वली है, लेकिन यहाँ पर आपको हल्का सा एफर्ट के साथ प्रेस करना हो रहा है गियर शिफ्टिंग करते टाइम। तो ये मैंने आपको अपना जो इनिशियल रिस्पॉन्स था, मतलब जो इनिशियल मतलब जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है दोनों को चलाते वक्त जब मैं एक दूसरे को स्विच कर रहा हूँ गाड़ी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी एक चीज़ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो पैर है वो थोड़ी सी ज़्यादा रेयर फिटेड है अगर आप इसको नई वाली पल्सर 125 से कंपेयर कर रहे हैं तो। और चलिए अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को करके बता दूँ, इसके बाद हम लोग इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए इसको पहले कर देते हैं 0 पे, ये न्यूट्रल पे ये आ चुकी है। और अब स्टार्ट करते हैं 3 हॉर्न के साथ। ये आप लोगों ने 0 to 60 देख लिया है। Now it's time for 0 to 100. और इसने भी 100 अचीव कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये बिकॉज ऑफ मतलब वेट के एडवांटेज की वजह से थोड़ी जल्दी बिल्कुल ये अचीव कर रही है 60 तक। बाकी आप लोगों ने शायद वो देख लिया होगा स्क्रीन पे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। लेकिन एक ये बात भी है कि दोनों ही बाइक को ना जब आप 100 तक जा रहे हैं तो वो थोड़ा टाइम लेके अचीव कर रही है। लेकिन अब मैं कंक्लूजन के बारे में बात करूँगा, उससे पहले ये बता दूँ कि वाइब्रेशन यहाँ पर आपको 90-95 के बाद थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आता है। लेकिन हाँ वाइब्रेशन के मामले में मैं कह सकता हूँ कि पल्सर 125 में आपको थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिल जाती है, वहाँ पर स्मूथनेस ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर भी आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दोनों में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो सकती है वो मैंने आपको बताया है। अब अगर मैं स्टेबिलिटी कहूँ तो यहाँ पर भी इवन एट द टॉप स्पीड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा आप 70 तक रखिए, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आपको वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और अब अगर मैं कहूँ दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर क्योंकि वेट कम है तो यहाँ पर इसकी जो इनिशियल रिस्पॉन्स है, इनिशियल इसकी जो रेवरेंज है वहाँ पर आपको ये अच्छी परफॉर्म करती हुई दिखेगी। लेकिन जब आप पल्सर में जा रहे हैं ना, वो 60 जब आप 50-60 जब आप क्रॉस करते हैं वहाँ से मतलब मिड रेंज से लेकर टॉप एंड तक की उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको और बेहतर देखने को मिल जाएगी। बाकी ये मेरा रिस्पांस जो मैंने अभी दोनों बाइक को भी राइड करके समझाया वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए दोस्तों, इसका भी जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है वो देख लेते हैं। ये देखिए शॉर्ट टर्निंग रेडियस और कॉर्नरिंग एबिलिटी यहाँ पर भी आपको उतनी ही गजब की देखने को मिल रही है जितना आपको यहाँ पर पल्सर 125 में देखने को मिल रही थी। तो आप कह सकते हैं कॉर्नरिंग एबिलिटी इसकी सही है। इसका एक कारण ये भी है कि सस्पेंशन आप लोगों को यहाँ पर अच्छी स्टिफनेस निकाल कर दे रही है, वहाँ से भी आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए उसके बारे में, सस्पेंशन के बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो ब्रेकिंग एबिलिटी है वो टेस्ट करके बता दूँ। ब्रेकिंग सेटअप जो है वो भी यहाँ पर भी आपको सेम ही देखने को मिलती है। तो जो तरीका है, पहले फ्रंट देन रियर एंड देन दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे सेम एट द स्पीड ऑफ 50। सबसे पहले फ्रंट को अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाइड, ये आप लोगों ने देखा है काफ़ी मतलब जल्दी इसने मतलब गाड़ी को रोक दिया था। एक चीज़ मैं यहाँ पे जो कहना चाहूँगा, ब्रेक मतलब बाइट फीडबैक जो करीबन सेम ही मिल रही है जैसे 125 पल्सर में मिल रही है। लेकिन पल्सर में क्या है ना, थोड़ी सी सॉफ्ट है लीवर, लेकिन यहाँ पर क्या है लीवर थोड़ी सी हार्ड है। बाकी दोनों की जो रिस्पॉन्स वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से सेम है, बहुत सारा डिफरेंस समझ में आपको नहीं आएगी। और चलिए यहाँ पर अभी इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करके देखते हैं। और ये अप्लाई कर दिया है मैंने।
बाकी 55 तक गया था। हाँ, यहाँ पर भी वही है, प्रोग्रेसिव है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मतलब एसबीटी या सिंक्रोनस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, तो जैसे आप रियर अप्लाई कर रहे हैं, फ्रंट भी अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर फिसलन जो होती है आप लोगों ने देखा है वो नहीं हुई है। और चलिए अब दोनों ही ब्रेक को साथ में अप्लाई करते हैं, पहले रियर एंड देन फ्रंट, और ब्रेक अप्लाइड। ये आप लोगों ने देखा है, आराम से गाड़ी रुक गई है। ओवरऑल रिस्पांस ब्रेकिंग का दोनों में काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन जस्ट इतना डिफरेंस है कि मतलब पल्सर में आप लोगों को लीवर थोड़ी सी हल्की मिल रही थी, सॉफ्ट मिल रही थी, यहाँ पर थोड़ी सी टाइट है। और अब अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस है, क्योंकि सस्पेंशन जब आप फ्रंट चाहे देख रहे हैं चाहे आप रेयर देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी स्टिफर साइड पर मिलेगी। अब इसका एक मतलब इफेक्ट ये भी है कि जब आप पल्सर में जा रहे हैं ना, चाहे आप गड्ढे पर से भी गुजर रहे हैं, तो बहुत हद तक वो एब्जॉर्ब कर लेती है। कॉर्नरिंग में भी काफ़ी ठीक ठाक आपको रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन यहाँ पर ना जब थोड़ी बहुत तो गड्ढा तक ठीक है, लेकिन पल्सर जितनी गड्ढे में आप लोगों को जितना कंफर्टेबल रिस्पांस मतलब राइड निकाल कर दी थी, उतनी कंफर्टेबल राइड आपको गड्ढे पे यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको फीडबैक बहुत ज़्यादा मिलता है सस्पेंशन में से, बिकॉज ऑफ द मोनोशॉक सस्पेंशन। बाकी हाँ, ये कह सकते हैं कि हल्का फुल्का गड्ढा अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कॉर्नरिंग में अच्छी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगी, टॉप स्पीड पर अच्छी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपको बेहतर मिलेगा। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अच्छी आप लोगों को रिस्पॉन्स देखने को यहाँ से मिल जाएगी सस्पेंशन में, लेकिन गड्ढों पर बेटर परफॉर्म करेगी पल्सर 125। और वहीं अगर आप ओवरऑल हैंडलिंग कहते हैं तो ये 123 किलोग्राम की वेट है, और पल्सर में भी समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ पर तो ये और हल्की लग रही है। बाकी अभी मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी में भी, टॉप स्पीड पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, गाड़ी भी आपको चलाते वक्त हल्की लग रही है। तो ये मतलब सिटी राइड्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि अगर आप शॉर्ट टर्न्स वगैरह लेते हैं ना, तो बहुत कंफर्टेबली वो आपको लेने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं, बाकी हाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मिरर अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, बाकी मिरर यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा रियर व्यू मिरर निकाल कर दे देती है। और साथ ही अगर आप देखते हैं ओवरऑल यहाँ पर जो सिटिंग पोजीशन है थोड़ी सी स्पोर्टी ज़्यादा मिलती है व्हेन कंपेयर टू 125 और स्पीडो, ओडो, टैको। और अगर आप नए भी हैं, नौसिखी भी है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो गियर पुश सेंसर है वो भी यहाँ पर आपको देखने में मिल जाती है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी आपको रिस्पांस निकाल कर ये गाड़ी दे रही है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टियर बन जाती है, और पल्सर में वो स्पोर्टी कम्यूटर वाली फील आपको आती है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक को मैंने आपको चला के बता दिया है। अब वर्डिक्ट की बात है कि कौन सा बाइक आपको खरीदना चाहिए। देखिए पल्सर अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आप नियॉन एडिशन जा रहे हैं तो 1,12,000 तक में मिल जाएगी, डिस्क एडिशन की बात कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको ये मतलब कार्बन एडिशन चला के बताया था, वो डिस्क एडिशन उसकी स्प्लिट सीट के साथ आपको 1,14,000 तक में देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इस बाइक की 2 एडिशन है, स्टैंडर्ड एंड ब्लूटूथ। स्टैंडर्ड ये वाली मॉडल जहाँ पर ब्लूटूथ नहीं है, तो 1,16,000 तक की देखने को मिल रही है, और ब्लूटूथ वाली 1,26,000 तक की। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि पल्सर की डीएनए अगर आपको पसंद है, और अगर आप लोगों को 1,10,000 से 1,14,000 रुपये तक में आपकी बजट है, आपको स्पोर्टी कम्यूटर वाली फील सही लगती है, आपको पल्सर का लुक अच्छा लगता है, पल्सर की जो डीएनए है, क्योंकि उसमें वो रेसिंग डीएनए है, और उसकी जो हैंडलिंग है वो भी काफ़ी गजब किया। और वहाँ पर क्योंकि अभी एफआई आ रही है, तो उसकी जो माइलेज भी वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड भी आपको दे देती है। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आपको माइलेज भी चाहिए, पॉकेट पे भी आपको बहुत ज़्यादा भारी नहीं चाहिए अगर आपको बाइक, ठीक है, मतलब मेंटेनेंस वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल पल्सर 125 खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप इस बाइक पर आ रहे हैं ना, भले ही आपको मतलब 150 सीसी लेना था, लेकिन आपको बजट उतना ज़्यादा नहीं है, और क्योंकि 150 सीसी में माइलेज भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, माइलेज भी आपको कंसर्न था। इन शॉर्ट में ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 125 सीसी को चलाते हुए अगर आपको 150 सीसी का मजा लेना था, आपको स्पोर्टियर बाइक चाहिए, आपको कॉर्नरिंग अच्छी लगती है, आपको थोड़ी सी हाई रेविंग वाली इंजन चाहिए, भले ही आप 125 सीसी क्यों ना यूज़ कर रहे हो, आपको एलईडी, आपको लाइट चाहिए, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल वगैरह चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो मिल जाती है। तो अगर आप नए नए रास्तों को एक्सप्लोर करते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन या फिर कॉल SMS अलर्ट वगैरह, वो भी अगर आपको चाहिए होती है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी ये स्टैंडर्ड है, ब्लूटूथ एडिशन में आपको वो भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, और अगर आप 1,16,000 से 1,26,000 तक में अगर आपकी बजट आप पे कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बाइक भी आप लोगों को उतनी ही अच्छी रिस्पांस बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में बहुत जल्द, एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।